क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। हमारे साथ हैं देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो नई शिक्षा नीति जिसको मंजूरी मिली है, वो किस प्रकार देश के शिक्षा तंत्र को नए मुकाम तक ले जाने में मददगार साबित होगी ये नीति? मैं समझता हूँ कि पहली बात तो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय हुआ है। हमने केवल नाम नहीं बदला, हमने नीति भी बदली है। और वो नीति चाहे स्कूली शिक्षा में हो चाहे उच्च शिक्षा में हो, जो उसकी कार्यप्रणाली थी उस कार्यप्रणाली को और जो उसका रास्ता था वो टोटली आमूल चूल परिवर्तन किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमको एक नए भारत के निर्माण की ज़रूरत है और वो भारत वो स्वच्छ भारत होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो समृद्ध होना चाहिए, वो सशक्त होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो वो जो नया भारत, जो श्रेष्ठ भारत के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चिंतन है, उनकी जो संकल्पना है, उसको उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति जो 34 वर्षों के बाद आ रही है और ऐसे समय पे आई कल जब राफेल भी, सुरक्षा भी और शिक्षा भी दोनों एक साथ उतरे हैं ज़मीन पर। और मैं ये समझता हूँ ये अद्भुत और ऐतिहासिक दिन था कल का, जब देश के इतिहास में सुरक्षा और शिक्षा दोनों एक साथ ज़मीन पर उतरते दिखाई दिए हैं। लोगों ने हर्ष महसूस किया है। जो ये शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति जिसके बारे में चर्चा हुई, मुझे लगता है कि दुनिया का इससे बड़ा परामर्श कोई आज तक नहीं हुआ होगा किसी नीति पर, कि ग्राम समितियों से लेकर सरकारों तक, शिक्षा मंत्रियों से लेकर के पूरे देश के छात्र हों, अभिभावक हों, शिक्षक हों, शिक्षाविद हों, वैज्ञानिक हों, विशेषज्ञ हों, एनजीओज़ हों और भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से इस शिक्षा नीति पर व्यापक परामर्श हुआ कि हम कि देश के लिए शिक्षा नीति बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के लोग उसमें सहभागिता दें। बाद में किसी के मन में ये ना रहे कि हमने तो ये सुझाव देना था और वो रह गया। और उसके बाद भी जब ये पॉलिसी बनी, ड्राफ्ट बना उसका, तो उस ड्राफ्ट को भी हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला। फिर भी यदि कहीं कोई कोर कसर किसी कोने पर रह गई है तो वो भी अपने सुझाव दें। और उसके बाद 2 लाख, 2.25 लाख सुझाव आए और उन 2.25 लाख सुझावों को भी हमने उच्च शिक्षा का एक अलग सचिवालय बनाया, स्कूली शिक्षा का एक अलग सचिवालय बना करके 15-15, 20-20 टीमें विशेषज्ञों की जो उसका विश्लेषण करें और फिर उस निचोड़ के साथ जो ये नई शिक्षा नीति बनी। मुझे भरोसा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जो प्रौद्योगिकी से युक्त नवाचार को लेकर के आगे बढ़ेगी, वो संस्कार युक्त भी होगी, मूल्य परक भी होगी और ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में शिखर तक जाएगी। और वो ये शिक्षा नीति भारत को एक पूरी दुनिया के ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। सर, आपने शोध और नवाचार की बात कही जो कि किसी भी राष्ट्र की तरक्की का आधार बनते हैं। तो इस शिक्षा नीति में जैसे कि रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की बात की गई, तो कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो कि शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो? देखिए, यदि मैं आपको ये कहूँगा कि आमूल चूल परिवर्तन कुछ चीज़ों में हमने जो किया है, जैसे आपने शोध की बात की, तो NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके तहत शोध की संस्कृति पूरे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हम हर क्षेत्र में शोध करेंगे। वैसे तो हमारे पास स्पार्क है, स्ट्राइट है, इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है, स्टार्स है, तमाम क्षेत्रों में हम शोध कर रहे हैं। लेकिन एक अभियान के तहत जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसके द्वारा होगी,
वो एक अभियान का रूप लेगी। मैं समझता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसको हम लोग स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन GR हो, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। इंटर तक ये जो इंटर तक स्कूली शिक्षा तक ये सार्वभौमिकरण हो, इसका सबके लिए शिक्षा, ये हमारा टारगेट है कि स्कूली शिक्षा तक हर हालत में सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये स्कूली शिक्षा से जो भिन्न भिन्न कारणों से बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास जो छात्र प्रतिवर्ष छोड़ते हैं, उन परिस्थितियों में वो जो छोड़ करके जाते हैं स्कूल को, उनको फिर मुख्य धारा में जो ड्रॉप आउट बच्चों को कैसे करके ला सकते हैं, इसको भी कई प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो 10+2 था पहले, कि 10वीं तक बिल्कुल एक ही ढर्रे पर जा रहा था, एक ही जैसी शिक्षा, कोई परिवर्तन नहीं था, और फिर 11वीं 12वीं में 10+2 हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने 5+3+3+4 किया है। और हम पहले 3 वर्षों में जो आंगनबाड़ी का है, क्योंकि वैज्ञानिकों के शीर्ष विश्लेषण के बाद, अनुसंधान के बाद उनकी ये रिपोर्ट आई है कि बच्चे का जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक जो सीखने की और जो मस्तिष्क के जो विकसित होने का है, 85% वो 6 वर्ष तक होता है। हम उस समय का उपयोग करना चाहते हैं। हम खेल के माध्यम से, उसको विभिन्न कलाओं के माध्यम से, उसका जो मस्तिष्क 85% तक उसमें विकसित है, उसके अंदर उन चीज़ों को डालना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो बच्चा हमारी संपत्ति है, वो बच्चा हमारा भविष्य है, और इसलिए उसको शुरू से हम उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये भी मूलभूत परिवर्तन है। मुझे लगता है ये भी हमारे देश में पहली बार हो रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देश में ही नहीं, हम पूरी दुनिया के लिए पहले उदाहरण होंगे जो 6वीं ही कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। 5वीं तक की शिक्षा हमारी मातृभाषा में होगी। जो भी जिस राज्य की भाषा है, उस राज्य की भाषा में 5वीं तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा। उससे 2 काम होंगे, एक तो उसकी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में बाहर प्रकट होगी, और दूसरे में हमारी जो 22 भारतीय भाषाएं हैं वो भी जिंदा रहेंगी, ताकि उस भाषा पर वो अपने राज्य की भाषा पर स्वाभिमान और सम्मानपूर्वक वो उस राज्य की भाषा को भी ग्रहण कर सके। तीसरी बात और चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे। हम रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाना चाहते हैं बच्चे का। हम चाहते हैं कि वो स्वतः स्फूर्त हो, बच्चा अपना भी मूल्यांकन करे, उसके माता पिता भी करें। केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान का ही मूल्यांकन नहीं होना है यहाँ पर, बल्कि उसके साथी भी करें। तो और मूल्यांकन करने के बाद उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके प्रोग्रेस कार्ड है। उसके बाद वो और क्या प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये भी उसका मूल्यांकन में क्या सुधार होगा। और बिल्कुल नए अभिनव प्रयोग के साथ जो लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए छात्र पर पूरी तरीके से हमारी नज़र होगी। उच्च शिक्षा में भी हमारा अभी जो GR है वो मात्र 27% है। हम 2035 तक इसको 50% तक करने का इसमें लक्ष्य है। इसके होने से लगभग 3.5 करोड़ नए छात्रों को उच्च शिक्षा में स्थान मिल सकेगा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो छात्रों के लिए बहुत ही उनके लिए खुशी का विषय है, कि अभी तक क्या होता था, हम छात्र पर लाते थे, तय कर देते थे पाठ्यक्रम को, विषयों को, नहीं यही लेना होगा। अब हमने छात्र पर छोड़ दिया, वो क्या लेना चाहिए स्वतंत्र तरीके, लचीलापन कर दिया। वो विज्ञान के साथ वो कला के विषय भी ले सकता है, कला के साथ वो विज्ञान के विषय भी ले सकता है। यदि वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो संगीत भी ले सकता है, वो कोई भी विषय ले सकता है। इसकी जो, क्योंकि उसकी रुचि है, उस पर हम क्यों थोपें। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो दूसरा परिवर्तन है कि कई बार क्या होता है कि यदि कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, अब उसके 7-8 सेमेस्टर हैं, 6वीं सेमेस्टर में वो छोड़ के चला जाता है,
तो पता चला शुरू से लेकर 6 सेमेस्टर तक उसके बर्बाद हो जाते हैं, कुछ नहीं, 0 हो जाता है। और वो फिर लौटता है तो फिर नीचे से उसको शुरू करना होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो कई बार प्रवेश ले सकता है, कई बार छोड़ सकता है। और यदि वो मानो BA है या इंजीनियरिंग है, जितना उसने पढ़ा है उस पढ़े हुए को हम एक जगह उसके क्रेडिट बैंक की तरह उसको संभालेंगे, डिजी लॉकर्स में लॉक कर देंगे, और वो फिर आकर के जहाँ पर उसने छोड़ा है वो दोबारा वहाँ से शुरू कर सकता है। और यदि वो नहीं भी शुरू कर रहा है तो यदि 3 वर्ष का यदि BA का है तो पहले वर्ष में यदि छोड़ कर जा रहा है तो हम सर्टिफिकेट का उसको दे देंगे, कोर्स का सर्टिफिकेट दे देंगे। यदि 2 वर्ष में छूट रहा है तो उसको डिप्लोमा दे देंगे। यदि 3 वर्ष में जा रहा है तो 4 वर्ष में तो वो डिग्री उसी रूप में देंगे, माने वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम स्कूली शिक्षा में 6वीं से हम वोकेशनल शुरू करेंगे। तो जो 6वीं 7वीं 8वीं में आगे बढ़ता जाएगा तो उसका जो कौशल है वो विकसित होगा। जब वो स्कूल से निकलेगा तो उसके हाथ में एक ताकत होगी, कौशल की ताकत होगी। तो इसको हम शुरू से, और वो भी इंटर्नशिप के साथ, केवल पढ़ाना नहीं है उसको केवल बताना नहीं है, वो अपने गांव में आसपास में जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल करेगा, अपना स्कूल 1 सप्ताह में उसको उन सब चीज़ों के दर्शन कराएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उच्च शिक्षा में हमने एक आयोग बनाया है, अभी तक हमारा UGC है, EICT है, और तीसरा जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा NCTE है। अब ये अलग अलग करके नहीं रहेंगे, एक उच्च शिक्षा आयोग बनेगा, उसके तहत हमारी 2-3 चीज़ें होंगी। जो प्रशासन और विनियमन करने के लिए एक अलग सा काउंसिल होगा, शैक्षणिक मानक तय करने के लिए दूसरा काउंसिल होगा, और प्रत्यायन जो मूल्यांकन करेगा वो नए तीसरा होगा, और चौथा वित्त पोषण वाला। ये 3-4 काउंसिल होंगे, लेकिन उसी के तहत होंगी, उसके तहत होंगे। एक छत के नीचे ये तेज़ी से काम करेंगे। तो एक तो मनमानापन ख़त्म हो जाएगा, दूसरे में जो इधर उधर लोग भटकते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो मैंने अभी पहले कहा कि एक डिजिटल जो एक ऐसा हम लोकस बना रहे हैं, उससे भी छात्रों को बहुत मदद मिलेगी। उसका सारा सर्टिफिकेट उसमें होंगे, वो कहीं भी जा सकता है, वो अपने निकाल करके, और उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं, ना भटकने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ ये मूलभूत विश्वविद्यालयों को, एक विश्वविद्यालय के तहत 300 से अधिक संबद्धता न हो, ऐसे आगे हमारी नीति है। स्वायत्तता भी देंगे, उसकी चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता भी देंगे महाविद्यालयों को, क्योंकि 45,000 महाविद्यालय हैं, अभी तक केवल 8,000 को ही स्वायत्तता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमने प्रौद्योगिकी हर चीज़ में कैसे उसका उपयोग हो सकता है और तेज़ी से हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने NETF एक अलग से नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाने का भी तय किया है। क्योंकि ऑनलाइन कुछ काम तो हमने अभी शुरू कर दिया, ऑनलाइन पर एजुकेशन हमने शुरू कर दिया। और जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, 1 क्लास 1 चैनल, इसके माध्यम से हम अंतिम बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार टोटल परिवर्तन हुआ है। सर, एक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर बार बार चर्चा होती है। देश का कोई भी यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल नहीं है, तो गुणवत्ता को लेकर जो बार बार ये जो सवाल उठते रहे, तो आपको लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें गुणवत्ता पर भी फोकस किया जाएगा ताकि हमारे संस्थान विश्व रैंकिंग में आगे आ सकें? और निश्चित रूप में हमारा ये बहुत तेज़ी से इस 1 वर्ष में हमने इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ने का काम किया है। और इसलिए अभी तक तो मूल्यांकन के लिए चाहे NAAC है चाहे NIRF है, 45,000 में से बहुत कम प्रतिशत था जो अपना मूल्यांकन कराते थे। तो जब लोग मूल्यांकन ही नहीं कराएंगे, नामांकन कराएंगे नहीं, प्रतिस्पर्धा में आएंगे ही नहीं, तो फिर स्तर कैसे बढ़ेगा?
तो स्तर बढ़ाने के लिए ये भी एक काम है और विभिन्न माध्यमों से सक्रिय तरीके से कॉलेजों का, विश्वविद्यालयों का ये स्तर कैसे बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है, टाइम्स रैंकिंग में हमारे बहुत सारे संस्थानों ने पहली बार अपना नाम दर्ज किया है और क्यूएस रैंकिंग में भी हमारे 200 के अंदर संस्थान आए हैं। 2013 से पहले की स्थिति आप देखेंगे तो कितना विभत्स दृश्य था और अब तो हम पूरी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो बाहर जाने वाले हमारे छात्र हैं विदेशों में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या विदेशों में पढ़ रहे हैं, अब वो भी बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान की धरती पर आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको आह्वान भी करना चाहता हूँ कि उनको भटकने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान अब शिक्षा का हब बन गया है, ये पूरी दुनिया की ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो ये शिक्षा नीति उसको भी पूरा करेगी। सर, ये कहा जाता है कि नारी शिक्षित तो परिवार शिक्षित, समाज शिक्षित, तो इस एजुकेशन पॉलिसी में लड़कियों की शिक्षा के लिए और वंचित जो तबके हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उनकी शिक्षा के लिए कुछ क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक अलग से जेंडर हम लोगों ने एक फंड बनाया है अलग से, और वो अलग से फंड केवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए होगा। और अभी तक जो ट्रांसजेंडर था उसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, उनको भी इसके साथ जोड़ा है। और जो दिव्यांग हैं उनके बारे में भी हमने विशेष करके चिंता की है कि उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम हो, और पाठ्यक्रम ही न हो उनको कैसे विकसित करके हम तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो यदि इस नई शिक्षा नीति को आप पढ़ेंगे तो उतनी खूबसूरत लगेगी कि आप कहेंगे नहीं नहीं, ये सदी की दुनिया की ये सबसे खूबसूरत शिक्षा नीति है पूरी दुनिया की। सर, एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रिफॉर्म को लेकर भी है कि एग्ज़ाम जो होता है वो रोट लर्निंग यानी रटंत ना होकर जो कोर कॉम्पिटेंसी का टेस्ट किया जाए, तो किस प्रकार जो एग्ज़ाम रिफॉर्म किया गया है उससे छात्रों का जो असेसमेंट होता है वो सही तरीके से किया जा सकेगा? मुझे लगता है कि जिस बात को मैंने अभी कहा है कि वो अपना मूल्यांकन करेगा और उसके केवल पढ़ने और रटने पर ही नहीं रहेगा, वो कैसे करके उसका जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकली रूप में कैसे करके वो उसको अर्न कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है, इस पर भी ध्यान होगा। और मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन होगा इससे। लेकिन हमने ये तय किया है कि परीक्षाएं, जैसे पहले तो 1 से 10 तक कोई परीक्षा ही नहीं है, आप पास करते जाइए, और जब 10वीं में ऐसे रिपोर्ट आती है कि इसको अंक और अक्षर लिखने नहीं आता, तो इसका मतलब हम 10वीं तक उसको ऐसे राह के डेर पर लेकर के जा रहे हैं जहाँ वो न पीछे आ सकता है न आगे जा सकता है। इस पीढ़ी के साथ वो न्याय नहीं था। अब हमारी नई शिक्षा नीति उसका समय समय पर बेहतर मूल्यांकन करेगी, परीक्षाएं भी लेंगे और उसको पूरी ताकत के साथ बढ़ाते चले जाएंगे, और उसका संपूर्ण समग्र विकास हमारा मुख्य लक्ष्य है। सर, एक तो शिक्षा को रोजगार परक जो बनाने की बात आप भी बार बार करते हैं, इससे पहले भी, तो आपको लगता है कि इस शिक्षा नीति में ऐसे तमाम प्रावधान किए गए हैं कि ताकि छात्र जो स्कूल से भी अगर पढ़ाई करके निकले या कॉलेज बीच में भी छोड़ सके तो उसके बाद वो रोजगार हासिल कर सकेगा? मतलब शिक्षा को रोजगार परक बनाने के आपको तो इसमें क्या प्रयास किए गए हैं खासतौर? देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम कक्षा 6वीं से ही कौशल विकास ले रहे हैं, और वोकेशनल जो उसको शिक्षा मिलेगी वो उसके आगे जाएगी। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक जब तक जाएगा वो उसके हाथ में एक ऐसा कौशल होगा, और वो भी इंटर्नशिप के साथ वो जाएगा, उस प्रैक्टिकल के साथ जो है वो अपनी उस व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करेगा। ये पहली बार हो रहा है और इससे तमाम रास्ते खुलेंगे। वो अपने काम के साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो समृद्ध होता चला जाएगा किसी भी काम को करने के लिए, और ये व्यावसायिक शिक्षा ये ऊपर तक जाएगी। फिर अभी भी हम लोगों ने जो हमारे IITs हैं उन IITs को उद्योगों के साथ जोड़ा है, क्योंकि उद्योगों को जो ज़रूरत थी वो IIT में नहीं होता था पाठ्यक्रम में, जो पाठ्यक्रम में होता था वो उद्योगों को ज़रूरत। तो ये दोनों में समन्वय किया है कि उद्योग जगत में जाएं हमारे छात्र और वहाँ देखें कि उनको ज़रूरत क्या है, और उसी ढंग का हम पाठ्यक्रम बनाएंगे।
तो जब दोनों में बेहतर समन्वय होगा तो निश्चित रूप में हमारे बच्चे तो प्रतिभाशाली हैं ही। मुझे भरोसा है कि उनके आधार पर जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भारत हो, उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में भी ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। सर, एक आखिरी सवाल, इसमें नीति में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीडीपी का 6% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करेंगी, तो आपको लगता है कि ये संभव हो सकेगा आने वाले समय में, और अगर होगा तो कब तक ये इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, किसी समाज का, किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का ये रीढ़ की हड्डी है वो, और उस पर हम जितने भी निवेश कर सकेंगे, जितना भी हम उस पर खर्च कर सकेंगे, वो हमारी पूंजी है, वो हमेशा बढ़ेगी नहीं, बल्कि वही हमको दिशा और दशा हमारी ठीक करेगी। और इसलिए शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों मिल करके और उसको कैसे करके बढ़ा सकते हैं, हम जीडीपी का 6% तक किस तरीके से दोनों मिल करके और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पूरे देश की जब शिक्षा मंत्रियों से बात होती है तो वो भी अपने अपने प्रदेशों में बहुत पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं, और हम समन्वय करके, क्योंकि राज्यों का विषय है शिक्षा, लेकिन हम समन्वय करके और केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इसको बहुत तेज़ी से इस नई शिक्षा नीति को भी क्रियान्वित भी करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त करेंगे। तो आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को, जिनका कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है देश की, वो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार पर आधारित होगी और ये 21वीं सदी में नए भारत के निर्माण की आधारशिला रखेगी। कैमरा पर्सन आलोक गुप्ता के साथ निशांत सौरभ।